नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है ऑपरेशन प्रहार की ललकार। हर साल बारिश का सीजन पुलिस और माओवादियों के बीच में एक अघोषित सीज फायर लेकर आता है, पर अब की बार बंदूकें खामोश नहीं है, ना ही बूटों की चरमराहट थमी है। डीआरजी, एसटीएफ और 5 कोबरा बटालियन के 5 ग्रुप्स ने मिलकर 56 घंटों का एक मैराथन ऑपरेशन लॉन्च किया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन प्रहार। ज्वाइंट फोर्स ने टुंडे मरका और दुर्का में भीषण जंग लड़ी। बस्तर पुलिस ने ऐसे जोखिम भरे मौसम में अपने सबसे खतरनाक ऑपरेशन को लॉन्च किया, वो भी उस एरिया में जहां बरसों से कोई पहुंच नहीं थी। इस ऑपरेशन बस्तर के लिए क्या मायने रखता है, इस ऑपरेशन के बाद के हालात क्या हैं और क्या पुलिस इसके जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर पाई है, जो सोचा हुआ था उस दिशा में यह प्रयास कैसे लें, आज ये जानने की कोशिश हम करने वाले हैं। मानसूनी बस्तर में बारूदी गूंज, पहली बार लाल मांद में अटैक, बस्तर में आर पार की जंग, बारिश की बाधा, लाल सेना का सबसे मजबूत अड्डा और बस्तर पुलिस का सबसे साहसिक हमला, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन प्रहार। बुर्कापाल और भेज्जी थाने से माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों के बंकर की सूचना मिलने पर इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जो 3 दिनों बाद खत्म हुआ। बारिश के दौरान ये पुलिस का बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन था, जिसमें टुंडे मरका के लिए भेज्जी, चिंता गुफा, कोलमपल्ली और चिंतलनार इलाके से सैकड़ों की संख्या में जवानों ने कूच किया। इस ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 जवान घायल। पुलिस का दावा है कि उसने 2 दर्जन के करीब नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि उसे केवल 1 मृत नक्सली की डेड बॉडी मिली। सुकमा जिले के चिंता गुफा थाने से करीब 20 किलोमीटर दूर पुलिस ने जिस इलाके में ऑपरेशन चलाया, वहां माओवादियों का जबरदस्त असर रहा है। इस इलाके में पहली बार पुलिस ने दस्तक दी है, वो भी बारिश के मौसम में। सुकमा इलाके में ऐसे मौसम में इससे पहले कभी इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया था। ये संभवतः अपने आप का पहला ऑपरेशन है जो कि टोडा मरका और बड़े केडवाल इलाके में किया गया है, जो कि नक्सलियों की मिलिट्री बटालियन का गढ़ माना जाता है। लगभग 150 से 200 नक्सलियों की उपस्थिति वहाँ पर थी, जिसमें से 15 से 20 लोगों के या तो मारे जाने या घायल जाने होने की खबर है। लगभग 1,500 के ऊपर सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में उतारा गया था। दंतेवाड़ा और बीजापुर का संयुक्त अभियान है। एक साथ 2 ऑपरेशन सुकमा और बीजापुर में हम लोगों ने लॉन्च किए थे। अब उनके जो मांद है, नस्लियों का जो गढ़ कहा जाता है, उन क्षेत्रों में भी अब हमारे सीआरपीएफ के जवान, हमारे आरक्षक सब मिल करके अच्छा से अच्छा सर्चिंग कर रहे हैं और आने वाला समय मुझे लगता है कि अब वो दिन उनके पूरे हो रहे हैं जो नक्सली समाप्त होगा। सबसे अंदरूनी इलाके में, खासतौर से वो एरिया हिडमा का है, उस इलाके में पहली बार अटैक करने का योजना बना के काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नक्सलियों के जो मिलिट्री बटालियन है उससे टकराव। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि माओवादियों ने टुंडे मरका में सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों को छिपा कर रखा। इधर पुलिस के टुंडे मरका कूच करने की खबर मिलते ही यहां माओवादियों की मिलिट्री कंपनी ने मोर्चा संभाल लिया। दिन भर दोनों ओर से फायरिंग चलती रही। शनिवार सुबह 9 बजे शुरू हुई गोलीबारी शाम 5 बजे के बाद भी जारी थी। इसी दौरान कोबरा फोर्स भी मदद के लिए पहुंच गई, जिससे जवान माओवादियों पर भारी पड़ने लगे। मुठभेड़ में 5 एसटीएफ के जवान पहले ही घायल हो चुके थे, उन्हें फील्ड से निकाला गया। लेकिन इसी दौरान माओवादियों ने हेलीकॉप्टर पर भी गोलीबारी की। हालांकि पुलिस लाल सेना का बंकर नहीं तलाश पाई, लेकिन पहली बार इस मुश्किल इलाके में दाखिल होकर
उसने माओवादियों को तगड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया। ऑपरेशन प्रहार के नतीजों का आकलन होना अभी बाकी है, पर यह माना जा रहा है कि पहली बार पुलिस ने माओवादियों को उनकी मांद में जाकर ललकारा है। इससे सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा है, जबकि माओवादियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो शुरुआत हम इसी बात से कर सकते हैं कि जिस सीजन में एक अघोषित सीज फायर हुआ करता था, इसमें युद्ध जैसे हालात दिखाई पड़े। दोनों तरफ से नफे नुकसान की बात अगर की जा रही है, कितना नुकसान किस पक्ष को पहुंचा, अगर इसके आकलन, इसकी समीक्षा की बात की जा रही है, तो ये अपने आप में रिमार्केबल है। वो भी उस इलाके में जहां अब तक खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हिड़मा का इलाका था और वहां अब तक कोई पहुंच नहीं थी। ऐसे में ऑपरेशन का जो पहला मकसद है कि इसकी चर्चा हो और वो चर्चा लाल मांद तक पहुंचे, ये कामयाब दिखाई पड़ता। लेकिन क्या वाकई वैसी कामयाबी मिली जिसकी उम्मीद थी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर लाल उमेद सिंह जी, एसपी SIB मौजूद हैं स्टूडियो में चर्चा करने के लिए। रवि भोई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्र भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप तीनों से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सिंह साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे हम पिछली बार जब बैठे थे, इसी मंच पर बात कर रहे थे, तो आपने भी कहा था कि ये ऑपरेशन अब शुरू होगा, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। हथियारों के जमा होने की सूचना मिली थी, लेकिन उस तक फोर्सेस पहुंच नहीं पाई तमाम प्रयासों के बावजूद। 15 से 20 नक्सलियों के मार गिराने का दावा किया, एक की डेड बॉडी मिली। आप लोगों की समीक्षा क्या कहती है? क्या और कितनी कामयाबी आप इस अभियान में देखते हैं जो 56 घंटे चला? ये पूरा ऑपरेशन प्रहार पूर्णतः सफल रहा। हमें दुख जरूर है कि हमारे 3 साथियों को हमने खोया। उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनको अगर छोड़ दो तो ये पूरा जो ऑपरेशन प्रहार था, जैसा हम चाह रहे थे उसी प्रकार का हुआ। जो टोंडामरका गांव जो आपने बताया, वो टोंडामरका गांव बटालियन, जो PLJ बटालियन नंबर 1, जिसको हिड़मा के नेतृत्व में है, उनका पूरा गढ़ माना जाता है। उनका वो राजनीति उनका गढ़ माना जाता है और आसपास के गांव में उनका पूरा के पूरा कब्जा है। अब तक उन गांव तक वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, और अगर वहां पहुंची भी है तो जब भी पहुंचे तो बड़े नुकसान के साथ पहुंची है। उन गांव में लगभग उनका पूरा मोर्चेबंदी करके रखते हैं, पूरे बड़े मोर्चे बना के रखे हैं उनका। तो उन जगहों पर पुलिस फोर्स का जाना और उसके साथ में लड़ करके आना, और जिसमें अब तक जो हमें सूचना मिल रही है लगभग 2 दर्जन लोग नक्सली लोग मारे गए हैं। एक उसमें से सेक्शन कमांडर महेश है, उसको डेड बॉडी हम लोग बरामद कर पाए हथियार के साथ में। और हमारे जो सुरक्षा बल जहां मौके पर गए हुए थे, उनके द्वारा देखा गया सामने में कि पूरा उनको खींच के ले जा रहे हैं। चूंकि उस समय पर फायरिंग बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके डेड बॉडी को रिकवर नहीं कर पाए। परंतु अब तक लगातार हमारे पास सूचना आ रही, लगभग 2 दर्जन नक्सली मारे गए हैं। इस प्रकार से अगर पूरे अभियान को देखा जाए तो सफल अभियान रहा है, जिसमें हम लोग को वहां तक पहुंचना, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ना और उनको उतना भारी नुकसान पहुंचाना, ये सफलता अर्जित हुई है। जी, अब इसमें एक जो पॉइंट आया था कि वहां हथियारों का पूरा जखीरा कहीं छिपा कर रखा गया है, क्या उसको मूव किया, इस तरह की जानकारी है, या इसके लिए अब एक नए ऑपरेशन की तैयारी है? नहीं, ऑपरेशन सतत प्रक्रिया है और इस पर लगातार हमारी पुलिस नजर रखी हुई है। वहां पर नक्सलियों के जमावड़ों की सूचना थी। वहां जो पिछले घटनाएं की हुई थी उस पर नक्सलियों के द्वारा जो लूट के ले गए थे हथियार, उनको रखने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी आधार पर पुलिस पार्टी वहां गई हुई थी, तो वहां तक उससे मुठभेड़ ली। ये बड़ी बात है। अभी ये प्रक्रिया लगातार उसके विरुद्ध में हमारी जारी रहेगी, आगे सफलता मिलेगी। चलिए रवि जी, एक बात जो हम एक नई चीज देख रहे हैं, पहली बात तो है कि इस सीजन में कोई अभियान न केवल लॉन्च हो रहा है, बल्कि उसका नाम क्या है, उसमें कितने घंटे तक ये कैंपेन चला है, साथ में उसका असर क्या हुआ है, इसका पूरा आकलन मीडिया में आ रहा है। ये पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस के कप्तान हो या फिर जिसको फोर्स को लीड करने वाले जो तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमने कितने नक्सलियों को मार गिराया, जबकि अमूमन पहले इस तरह की रणनीति थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती थी। आप थोड़ा सा आकलन रखते भी थे तो उसको आप सामने नहीं ला पाते थे, लेकिन अब ये खुलकर किया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी में परिवर्तन महसूस हो रहा है। पुनीत जी, जैसे आपने कहा कि आमतौर पर बारिश के दिनों में नक्सली अंदर चले जाते थे, ऑपरेशन इसलिए नहीं होता था, वो भी अटैक नहीं करते थे। बारिश के दिनों में अंदर चले जाते थे, इसलिए अटैक होता नहीं था। पर जब से बुर्कापाल की घटना हुई है, उस दौरान ही स्ट्रेटजी बदली है सरकार ने। आपने देखा होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री आए थे और बड़ी
हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। तो वो दिखाई दे रहा है और इसमें पुलिस को जो कामयाबी मिली है और जो अंदर इलाके जहां ये कहा जाता था कि नक्सलियों का गढ़ है चिंता गुफा और अंदर का, वहां पे गए पुलिस, इसकी सफलता मिली, बड़ी कामयाबी पुलिस को। इससे आने वाले दिनों में एक उत्साह होगा, उनमें एक वो पैदा होगा कि हम और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने 12 नक्सलियों को मार गिराया, ठीक है ना, पर उसमें से एक जो कोरसा महेश है उसका ही बॉडी रिकवर हुआ है और ये कहा जा रहा है कि उसकी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं, क्या फोटो था क्या पुलिस, ये आइडेंटिफिकेशन है क्या कि कोरसा महेश ही है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे पहचाना जाएगा कि कोरसा महेश है वही। जी सिंह साहब क्या इसका उत्तर देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे पास में बटालियन से जो सरेंडर किए हुए हैं वो लोग हैं, वहाँ जिला स्तर पर भी सरेंडर किए हुए नक्सली हैं, जो उसके महेश के साथ में काम कर चुके हैं वो लोग हैं। इन सब के द्वारा उसकी पहचान की गई, जिसमें महेश के रूप में पहचान की गई है, वो सेक्शन कमांडर के रूप में पहचान किया है। तो इसमें कतई ही ऐसे संदेह नहीं है कि वो बटालियन का या सेक्शन कमांडर का नहीं रहा है करके। तो उसकी एक जरूर है कि हमारे जो बाकी जो हम लोग दावा कर रहे हैं, जो मौके पर लड़ाई लड़के जो सिपाही आए हुए हैं, जिनसे हम लोगों के द्वारा बात की गई है, उनके द्वारा जो बताया गया है उस आधार पर हम दावा भी कर रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये खबरों की पुष्टि हो रही है। फिर उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि इतनी उनको नुकसान हुआ है करके। हमारे द्वारा उस पर निगाह रखी जा रही है, सूचना संकलन की जा रही है, जैसे हम लोग पास में पुष्टिकृत सूचनाएं होंगी हम अलग से और बताएंगे। वही साहब इसका असर क्या होगा? जैसे आपने भी इस बात को महसूस किया कि बुरकापाल के बाद में भी जो घायल जवान आए थे उन्होंने भी कहा था कि हमने इतने लोगों को नक्सलियों को मारा है जी। अभी भी ये बात की जा रही कि कितने नक्सलियों को आपने मार गिराया। पहले इस तरह की लैंग्वेज थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती थी, कुछ और समय बाद सुनाई पड़ती थी। क्या बुरकापाल के बाद में ये बदली हुई रणनीति, इसका फोर्सेस के मनोबल के ऊपर असर आप देखेंगे? क्या ऐसा लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा? क्योंकि हमारी रिपोर्ट कहती है कि उनका मनोबल बढ़ा है क्योंकि उस इलाके में गए जहां पहले जाने से रोका जाता था। देखिए, पुलिस का मॉरल तो इससे बूस्टअप होगा ही। आने वाले दिनों में मनोबल बढ़ेगा और टैक्टिक्स भी अपनाई जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि पुलिस को ये कहती है कि हमने इतने लोगों को मारा, तो एक नक्सलियों पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा कि पुलिस उन पे आक्रामक हो रही है, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसको पुलिस अभी तक जिस तरह गोरिल्ला वार नक्सली करते हैं कि छुप कर वार करते हैं, जिससे कार्रवाई होती है पुलिस का, पर सबसे बड़ी जो अभी भी पुलिस का भी कार्रवाई करने के बाद भी एक बड़ी चीज सामने आ रही है कि जो जंगल में रह रहे हैं आदिवासी, वो पुलिस के साथ नहीं हो पा रहे हैं, वो अभी सरेंडर, मतलब किसी न किसी रूप में नक्सलियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जबकि सोशल वर्क वहां पे सबसे ज्यादा सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कमी है कि सोशल वर्क को सरकार को वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना चाहिए। चाहे सीआरपीएफ भी बहुत सारे काम कर रही है, वहां सिलाई मशीन बांट रही है, लोगों के लिए और काम कर रही है, एजुकेशन के में भी काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में सफलता पुलिस को तब और मिल सकती है जब सरकार या पुलिस या जो फील्ड में है वो आदिवासियों का, गांव वालों का विश्वास ज्यादा से ज्यादा जीते और उनसे इंटेलिजेंस। अच्छा पॉइंट आपने उठाया सिंह साहब, ये मुद्दा हमने पिछली बार भी उठाया था, आपको भी याद होगा, चर्चा में हमने कहा था कि जो फेथ बिल्डिंग प्रोसेस है इसमें प्रशासन का और फोर्सेस जो वहां काम करते हैं दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही इंटेलिजेंस फेल्यूर का या स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया भी बन सकते हैं और ऐसा हुआ है। आपने भी इस बात को स्वीकार किया। क्या ये जो विश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है इसके ऊपर प्रॉपर काम हो पा रहा है? क्योंकि ये अगर आपकी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए और ये सवाल उठ भी रहा। बिल्कुल, ऐसी जो भी है कि कुछ पहुंच विहीन गांव है जहां तक लगातार पुलिस फोर्सेस नहीं पहुंच पाती, उन गांव में जरूर ये समस्याएं हैं। पर जहां तक पुलिस फोर्स पहुंच रहे उन सभी गांव में हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम है बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मेडिकल एड के प्रोग्राम है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सरकार की लगातार प्रयास चल रही है कि उन गांव तक सड़क बनाई जाए और उन गांव तक कम्युनिकेशन के साधन किए जाए, टीवी अपने मोबाइल के टावर लगाए जाए। जैसे जैसे अंदर तक के हमारे संचार के साधन जुड़ेंगे, आवागमन के साधन जुड़ेंगे, लोग अपने पास हम लोगों के साथ में मिलकर के काम करेंगे। और अभी भी जहां जहां भी पुलिस की पहुंच रहती है सिविक एक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं, आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं, ये भरोसा है उनके ऊपर ज्यादा, फोर्सेस के ऊपर कम, या यूं कह सकते हैं कि उनका खौफ ज्यादा है, नक्सलियों का खौफ ज्यादा ग्रामीणों पर? क्या देखते हैं आप, जो ग्राउंड पर आप काम करते हैं सिंह साहब, क्या नजर आता है? ये नक्सलियों का खौफ है कि उनके प्रति ज्यादा भरोसा है या फोर्स के प्रति शंका ज्यादा है?
नहीं, फोर्स के प्रति शंका ज्यादा नहीं, कुछ पहुंच विहीन गांव हैं उसके कारण से भी है, और स्वाभाविक है नक्सलियों का खौफ उनके ऊपर तो है ही है। जहां तक जो गांव में जहां जाते हैं तो जो उनके पक्ष में नहीं भी रहते तो डरा करके, धमका करके, किसी रूप में उनको सरकार के विरुद्ध में करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण है कि उनके कुछ बातों को विश्वास किया जाता है। पर जहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं, जिन गोवालाओं से बात कर पाते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हम लोग पक्ष में नजर आते हैं वो। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम जाएंगे नरेश के पास में और उनसे जानेंगे कि क्या इसका असर उस इलाके में दिख रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्दी लौटते हैं। ऑपरेशन प्रहार उस इलाके में चलाया गया, लगातार चलाया गया, बस्तर में जहां नक्सलियों की धमक उनका इलाका था। खुद इस बार में प्रदेश के मुखिया ने कहा कि उस इलाके में पहली बार पहुंचे जहां पहले कोई पहुंच नहीं हुआ करती थी या बड़ी मुश्किल थी, दुर्लभ थी। हमारे सहयोगी नरेश मिश्र उस इलाके पर बारीकी से नजर रखें। नरेश, क्या लगता है इस ऑपरेशन का असर क्या हुआ है और क्या होगा? एक बात की जा रही है कि आपने अब बताना भी शुरू किया है कि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है। दूसरे कुछ सवाल भी उस इलाके से लगातार उठते रहे हैं। लगातार ऑपरेशन चलाने की बात उसी इलाके में फिर की जा रही। आप वहीं हैं, क्या आप देखते हैं, क्या इसका असर अभी दिख रहा है और क्या आने वाले वक्त में दिख सकता है? देखिए, दो मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अगर आप देखें कि बुरकापाल भेजी हमले के बाद से जो मनोबल कमजोर हुआ था फोर्सेस का, तो ये पहली प्राथमिकता थी फोर्सेस की, क्योंकि काफी ज्यादा ये सवाल उठे थे कि बहुत ज्यादा फोर्स है वहां पर, और फिर भी आखिर क्यों वो बटालियन नंबर 1 पर कोई स्ट्रेटेजिक ठीक मूव या उसके ऊपर दबाव नहीं बना पा रही है। तो वो उस इलाके में दाखिल होकर के बड़ी तादाद में फोर्सेस ने सीधे एक बड़ा ऑपरेशन और आमने सामने की मुठभेड़ करके ये एक मनोबल मजबूत किया है कि बटालियन का जो कोर एरिया है जहां कभी कोई नहीं गया, वहां जाकर एक सरप्राइज एलिमेंट के तहत जो है एक बड़ा अटैक वहां पर किया जा सकता है। और उस इलाके में इंटेलिजेंस भी अब फोर्सेस के पास है, वरना इस इलाके में इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जा सकता था। तो इन मायनों में तो रणनीतिक तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर एक बढ़त लेने की कोशिश है, और मनोबल पर भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा फोर्सेस के, उस इलाके में जो भी फोर्सेस तैनात हैं और लंबे समय से काम कर रही हैं। पर अगर दूसरे तरीके से देखें तो अभी भी बटालियन में सिर्फ ये पहली बार है कि मुठभेड़ में एक SLR और एक सेक्शन कमांडर मारा गया और उसका शव मौके से पुलिस बरामद कर पाई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके अगर खिलाफ आप देखें तो नुकसान भी फोर्सेस को काफी ज्यादा उठाना पड़ा है। तो ऐसा लगता है कि अब भी जो बटालियन की ताकत है उस इलाके में और फोर्सेस के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट्स होने चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टुंडे मरका में एक बड़ा जखीरा होने की बात कही गई थी जिसको बरामद करने के इरादे से फोर्सेस वहां गई थी। और ये एक पहाड़ी इलाका है, ये जो गांव है ये थोड़ा असामान्य है, और एक मजबूत इंटेलिजेंस होता तो शायद सक्सेसफुल ज्यादा ऑपरेशन होता है। नरेश, तो किस बात की चर्चा वहां ज्यादा इस वक्त दिखाई पड़ रही है? इस ऑपरेशन की चर्चा, इसमें मिली उस कामयाबी की चर्चा जो पुलिस और फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रही हैं, या जो जखीरा बरामद नहीं हो पाया और जो 3 जवानों की शहादत और 8 का घायल होना, ये सबके सामने है और यहाँ केवल एक दावा है और एक शव मिला है, इस बात की शंका? किस बात की चर्चा ज्यादा है लोगों के बीच की हम बात करें? देखिए लोगों में तो निश्चित तौर पे इस बात की चर्चा ज्यादा है कि वो इलाका ऐसा इलाका है जहां पर फोर्सेस बाहरी लोग भी नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पे यदि ये फोर्सेस ने साहस दिखाया है वर्षों बाद कि उस इलाके में ऑपरेशन किया गया है, आप अगर गौर करें तो 14 में एक कसालपाड़ का घटनाक्रम हुआ था। इसी तरह से अभी हाल में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कोबरा की तरफ से, जिसमें भी नुकसान उठाना पड़ा था फोर्सेस को। तो बहुत ज्यादा सफलता इस इलाके में नहीं मिली थी और कोर एरिया तक फोर्स नहीं पहुंची थी। ये पहली बार है कि सरप्राइज के हिसाब से बारिश में इसको रखा गया ताकि बटालियन को वहां पर सरप्राइज किया जा सके। तो चर्चा तो इसी बात की ज्यादा है कि हिडमा के गढ़ को तोड़ने की कोशिश और पूरी ताकत लगाने की तैयारी पुलिस की तरफ से शुरू हो गई है और शायद आने वाले दिनों में इसे कामयाबी मिले। पर ये घटना पर तो चर्चा है, पर लेकिन जो मनोबल लंबे समय से कमजोर दिख रहा था बड़े घटनाक्रम के बाद, वो टूटता नजर आ रहा है। तो चर्चा इसी बात की कि कम से कम ऐसे इलाके को एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत टारगेट कर रही है फोर्स कि अब इस जगह को पूरी तरह से डोमिनेट करना ही है, और ये एक साहस पुलिस ने दिखाया है, इस बात की चर्चा है, आम चर्चा है। पर निश्चित तौर पे जो इन नक्सल मामले या इन इलाकों पर समझ रखते हैं वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अभी भी लगता है कि कमजोर तैयारियां थी जिसकी वजह से इतने जवानों की के घायल भी हुए और उनकी मौत भी हुई। डॉक्टर सिंह, अब क्या आगे? अब एक सवाल सबके जहन में है कि अब आगे क्या ये बरसात की शुरुआत में या शुरुआती दिनों का एक ऑपरेशन था या इसकी एक सीरीज है जिसकी शुरुआत भर हुई है? दूसरा फिर वही कि जहां नक्सली छिप सकते हैं, जहां विस्तार कर सकते हैं, जिन जगहों पर जा सकते हैं, आस पड़ोस के उन राज्यों में जहां पनाह ले सकते हैं,
जिस कॉरिडोर की हम पिछली बार बात कर रहे थे, उन पर भी क्या उतनी मुस्तैदी है, उन पर भी क्या उतनी नजर है, वरना ये भाग के वहां जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो सरहदी प्रदेश है या सरहदी जिले हैं उनसे लगातार हमारे यहाँ से संपर्क बना हुआ है। जहाँ संभावित है इनको जाने के, वहाँ इसके संबंध में सूचना भी दी जा चुकी है। कुछ सूचनाएं हैं जहां इनके द्वारा इलाज कराने जाया जा सकता है या भाग के जा सकता है, उसके बारे में भी उनसे इंटेलिजेंस शेयर किए जा रहे हैं। तो इन सब की जहां जा सकते हैं, जहां शेल्टर ले सकते हैं, उसके बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही है। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसको शेयर भी किया जा रहा है ताकि वो हमारे साथ में मिल करके ऑपरेशन कर पाए करके। जहां तक इनके और हमारे प्रदेश के अंदर की जहां जहां इनके रुकने के ठहरने की जगह है, वह सब जगह लगभग हम लोगों की जानकारी में है। उन जगहों पर हम लोग निगाह रख रहे हैं। रवि जी, इसमें क्या चीजें आपको लगता है कि अभी भी हमें कामयाबी जो दूर दिखाई पड़ रही है, इसके लिए कुछ कदम और उठाने, किस स्तर पे वो कदम देखते हैं? देखिए पुनीत जी, फोर्स अंदर तक घुस रही, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारा जैसे सिंह साहब ने कहा इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहा है। लेकिन एक चीज आप देखते होंगे, नक्सलियों के मददगार कौन है, नक्सलियों को आर्थिक मदद कौन कर रहे हैं, इनके सोर्स कौन है? पहले पुलिस को उनको काटना पड़ेगा, जवान को। क्या है, जब तक इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं खरीदे? आप देखे होंगे अभी एक तेंदुपत्ता व्यापारी पकड़ा है, वो कुछ पैसे भी उसके बरामद, और हमेशा एक जानकारी आती रहती है या ये बात सामने आती रहती है कि कुछ लोग उनको मदद करते हैं, उनके शहरी मॉड्यूल की तरफ भी, और जो वहां ठेकेदार हैं, वहां पे काम करने वाले। और बीच में ये भी बात आई कि वहां पे जो काम हुए हैं, चाहे सड़क बनाने का हो, बिल्डिंग बनाने का काम हुआ, करप्शन बहुत ज्यादा, सड़कें बनी नहीं, पेमेंट हो गया। तो नक्सलियों को जो जिस तरह से मदद कर रहे हैं उनको रोकना होगा। नक्सलियों पे यदि हम काबू पाना चाहते हैं तो कई तरह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीधे वार के साथ साथ उनको जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, जो सपोर्टर हैं, उन पे भी काबू करना पड़ेगा। इस दिशा में सरकार को और प्रयास करना चाहिए, तब जाके हम अपनी सफलता कर सकेंगे। केवल फोर्स अंदर घुस के कर लें तो नक्सली भाग जाएंगे, उनके दूसरे जगह चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले 17 साल में 2000 में चलिए अब इसी से जुड़ा है कि क्या आपको वो पॉलिटिकल विल पावर अब दिख रही, क्योंकि फिर 1.5 साल बाद चुनाव है जी, फिर एक बार ये मुद्दा बन सकता है, फिर एक बार ये बात जा सकती है, क्या पॉलिटिकल विल पावर दिख रही इसकी? देखिए, पॉलिटिकल विल पावर नहीं होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। हर किसी एक्शन के पीछे पॉलिटिकल होता है। तो ये तो लग रहा है पॉलिटिकल विल पावर है, चाहे सेंटर का हो, स्टेट का हो, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है। इसलिए एक बात तो साफ लग रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ आक्रमण करना है, और मतलब कि तेज आक्रमण करना है और एग्रेसिव होके करना है। इसलिए फोर्स वहां तक जा रही है, और यहाँ पे 40,000 से अधिक फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो इसका मकसद साफ है कि उन पे कार्रवाई करना है। जी सिंह साहब, लास्ट कमेंट आपका, जिस मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये पॉइंट्स लगातार मीडिया उठाता है, क्या उस पर भी प्रहार करने के लिए कोई ऑपरेशन लॉन्च होगा? क्या उस पर भी नजर है? क्या वो भी कभी ट्रैप में आ पाएंगे? नहीं, इसमें अलग से ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। जहां तक इनका सप्लाई चेन का सवाल है, उसको तोड़ने के लिए नियमित प्रक्रिया है ये, जिसके तहत हम लोग करते हुए रहते हैं। पिछले साल में देखें तो एक जो यहाँ से लेथ मशीन का जो सप्लाई हो या फिर वेल्डिंग मशीन का सप्लाई हो, उस चेन को दंतेवाड़ा के माध्यम से तोड़ा गया था। इनपुट प्रॉपर बहुत अच्छी थी। चाहे नोटबंदी के दौरान हो, अलग अलग जगहों से नोटबंदी में उनके नोट खपाने वाले थे, उनको पकड़ने की बात हुई तो वो पकड़ा गया है। अभी तेंदुपत्ता सीजन में जो उनको पैसे पहुंचाने जाने वाले थे, उनको पकड़ा गया है। तो ये सतत प्रक्रिया है, उसमें और किए जाने की जरूरत जरूर है। तो जिस पर हम लगातार लगे हुए हैं, और ऐसे कुछ जानकारियां भी है जिस पर हमें साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। समय पर उसके विरुद्ध में ठोस कार्रवाइयां होगी, और लगातार हम बस निगाह रखे हुए हैं। चलिए, तो ये निगाहें काम कर जाएं, ये वाकई सतत चलने वाली प्रक्रिया, इसमें एग्रेशन का तड़का जो फिलहाल दिख रहा है, ये जो एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, जो एग्रेशन एक मुठभेड़ के बाद में सबके सामने लाया गया है, दिखाया गया है, वाकई उतना असरकारक हो, और आगे जाकर हमें फोर्सेस का नुकसान कम, और उस तरफ लाल आतंक के खात्मे की तरफ लाल आतंकियों का नुकसान ज्यादा दिखाई पड़े, इस बात की उम्मीद करते हैं। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ में चर्चा में शामिल होकर ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए। नमस्कार।